कंडक्शन बैंड एंड सेकंड इज एनर्जी गैप। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात की थी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड मेनली सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो लोअर एनर्जी बैंड है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी, और मेनली इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। एंड द जॉब ऑफ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मेनली ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना है। दूसरा इनका काम क्या है, इनका इनका काम है वैलेंसी फुलफिलमेंट। दो ही जॉब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। लोअर एनर्जी वाला बैंड है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो भी क्या है, लिमिटेड एनर्जी है। लिमिटेड एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स दो ही काम कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस और सेकंड फुलफिलमेंट ऑफ वैलेंसी। ठीक है, वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन में हेल्प करे। और वैलेंस बैंड की अगर हम बात करें तो ये बैंड जो है पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, पार्शियली फील्ड भी हो सकता है और कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है with electrons. So valence band can be partially or completely filled with valence electrons, यही बोलेंगे। बट वन थिंग जो कभी नहीं हो सकती, दिस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी, कभी भी बिल्कुल खाली नहीं होगा ये। आपका कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल एम्प्टी हो सकता है, लेकिन दिस वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी। और ये यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये कभी भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वैलेंस बैंड। अब आते हैं कंडक्शन बैंड के ऊपर। कंडक्शन बैंड में मैंने आपको बताया है कंडक्शन बैंड लोअर एनर्जी बैंड नहीं है, कैसा है, हाई एनर्जी बैंड है, या अपर बैंड बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको हम हाई एनर्जी बैंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 0 केल्विन के ऊपर कंडक्शन बैंड कैसा होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें कि एट रूम टेम्परेचर ये जो कंडक्शन बैंड है इट कैन बी एम्प्टी और पार्शियली फील्ड, एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शियली फील्ड भी हो सकता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये भी आप थोड़ा सा याद रख ले, कंप्लीट थ्योरी का चैप्टर है लेकिन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या है, एनर्जी गैप है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर कंडक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को जाना है तो उस एनर्जी गैप को उनको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। सो एनर्जी गैप इज द फोरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हो या फोरबिडन गैप भी बोलते हैं, क्योंकि इस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो थर्ड थिंग जो हमें समझनी है वो है एनर्जी गैप। इसको हम फोरबिडन गैप भी बोलते हैं। फोरबिडन क्यों, क्योंकि दिस इज फोरबिडन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं होंगे। सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है उसी को हम बोल रहे हैं दिस एनर्जी गैप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईजी से। ये ग्रेटर होता है किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इन केस ऑफ इंसुलेटर। ये लेस होता है ईजी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। एंड इलेक्ट्रॉन जो ये एनर्जी गैप है दिस इज ऑलमोस्ट जीरो इन केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में नहीं होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। ये जो एनर्जी बैंड अगर मैं बोलूँ इसको या एनर्जी गैप बोलूँ तो दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप, या सिंपली एनर्जी गैप जिसको आप बोल रहे हो,
Eg, ठीक है। इस Eg को अगर सपोज हमारे पास lambda is the wavelength of radiations used in shifting the electrons from valence band to the conduction band, तो उस केस में क्योंकि किसी ना किसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो अपने आप तो जाएंगे ही नहीं, है ना। या तो हमें मेटल की सरफेस को हीट करना होगा, या फिर हो सकता है सपोज रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाए कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो जो रेडिएशंस जो एक तरह से शिफ्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उन रेडिएशंस की वेवलेंथ सपोज हम क्या ले ले, लैम्डा ले ले, तो उस केस में Eg मतलब एनर्जी बैंड गैप को हम किससे लिख सकते हैं, h न्यू से, और यहाँ से न्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, c बाय लैम्डा। सो दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, उसको आप ये लिख सकते हो। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग आपके पास एनर्जी बैंड गैप आपको मिलेगा। जैसे हम सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में ही क्लासिफाई कर रहे हैं कि कंडक्टर्स में ग्रेटर होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहीं पे कंडक्टर में हम डायमंड का एग्जांपल ले, तो डायमंड के एग्जांपल में जो एनर्जी गैप होता है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर में अलग होगा, कितना होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने बात की थी सिलिकॉन और जर्मेनियम की, जर्मेनियम के अंदर ये जो गैप था वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सिलिकॉन के अंदर यही 1.1 था। तो इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल्स में जो एनर्जी गैप होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो उस दिन हमने जो एनर्जी गैप है मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, और क्या था लास्ट वाला इंसुलेटर्स, उसके लिए डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आज हम सेमीकंडक्टर्स के ही टाइप डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर्स में मेनली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक की स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक वन टाइप के ही होते हैं जिनका नाम है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक अगेन फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक में हम दो क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। एक्सट्रिंसिक में एन टाइप मतलब जहां पे एन का मतलब है, एन आया किससे, इलेक्ट्रॉन से, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए किससे, नंबर ऑफ होल्स से। मैंने आपको 11th में बताया था, 12th में बताया था कि जहां पे हम नंबर ऑफ सॉरी प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, जब सेमीकंडक्टर्स में हम जाएंगे तो इन्हीं प्रोटॉन्स को हम होल्स का नाम दे देंगे, है ना, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जस्ट लाइक प्रोटॉन्स। तो जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए किससे, नंबर ऑफ होल्स से, तो उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा होगा पी टाइप। पी टाइप का मतलब प्रोटॉन से आया, तो मतलब जहां पे होल्स ज्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो हो गया पी टाइप। मैं इसलिए बता रही हूँ, अलग से अच्छे से कराऊंगी सो दैट एक आइडिया आपको मिल जाए कि हो क्या रहा है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जिनको हमने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोला था और एग्जांपल दिया था सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, वही प्योर फॉर्म वाले आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं। सो मैं लिख देती हूँ, ए प्योर सेमीकंडक्टर which is free of every impurity, which is free of every impurity is called intrinsic semiconductor। समझ गए होगे कि ऐसा एक सेमीकंडक्टर जो क्या है कि प्योर है, प्योर है मतलब दैट इज नॉट, ये बोल सकते हैं कि कंबाइंड विद एनी इम्प्योरिटी, या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हमें नहीं मिलेगी, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कह रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं।
अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की, मेनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कितनी होगी, किस बात पे डिपेंड करेगी। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is mainly governed by the how many number of electrons excited from valence band to the conduction band। सपोज ये वैलेंस बैंड है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है इसके अंदर, ये कंडक्शन बैंड है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेनली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर moving from valence band to conduction band, or we can say how many electrons from conduction valence band are excited into the conduction band। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाके वो क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और जब हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। और क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज समझ आई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड आर जंपिंग टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड और एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ये चीज समझ आ गई। अब हमें सबसे पहले किसको शो करना है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर्म कैसे होंगे, किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमें एक दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करनी पड़ेगी। तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होंगे जो नेचर के अंदर हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जस्ट लाइक आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब दोनों की सिलिकॉन, आप उस दिन बता रहे थे कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, इसका जर्मेनियम का कितना होता है, 32। तो सिलिकॉन के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो होगी 1s2 2s2, ये होगी 2p6, उसके बाद आ जाता है 3s2 और फिर बाद आता है p, तो ये बचेगा 3p2। तो देख रहे हो 2 6 2 4 6 10 और ये हो गया 14। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हम ये देखें 2 8, मैं उस दिन आपको बता रही थी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। अब ये जो सिलिकॉन है ये कैसा है, अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल, क्योंकि इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल को या ऑर्बिट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम समवेयर, मतलब 4 एनर्जी लेवल्स तो ऐसे हैं जो फील्ड है और 4 कैसे हैं, एम्प्टी हैं। तो स्टिल ये कैसा है, अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सेम केस किस में होता है, जर्मेनियम के अंदर। जर्मेनियम में कितने हैं, 32 है। तो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6, देखिए 10 हो गए। फिर उसके बाद 3s2, फिर 3p में भी कितने आ जाएंगे, 6, और फिर उसके बाद 3 में d भी स्टार्ट हो जाता है आपका, तो 3d 10। देखिए यहाँ तक हो गए 10, यहाँ तक हो गए 10 20 20 और 6 26 26 और 2 28। अब 28 और 32 बचे 4। अब इसके बाद जाएगा 4s2 और आपके पास रहा 4p2। तो आप देखिए यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टेबल है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, ये तो स्टेबल है। ये है आपके पास 2, ये हो गया 2, ये हो गया सॉरी 8, ये हो गया उसके बाद 8 और फिर हो गया 10 और लास्ट में कितने हैं, 4। यही है, सही लिखा है। अब देखो बेटा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, ये भी क्या है, अनस्टेबल रहेंगे, मतलब वैलेंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से। तो वही हमें देखना है कि कैसे होगा, कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड फॉर्म्स होंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर हम सिलिकॉन के एक एटम की बात करें, मतलब आइसोलेटेड एटम की बात करें, तो आइसोलेटेड एटम मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सपोज ये न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये इनर ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले यहाँ तक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एटम क्या करेगा, कहीं से भी नेबरिंग एटम्स के साथ पेयरिंग करेगा और पेयरिंग करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ऐसे यहाँ से दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन का, वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने ऑर्बिट को क्या कर लेगा, कंप्लीट होके स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की,
तो क्या होगा कि जब बहुत सारे सिलिकॉन या जर्मेनियम, अगर हम यहाँ पे जर्मेनियम की ही बात कर ले, तो बहुत सारे जर्मेनियम एटम्स को जब हम मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, देखिए सपोज ये एक जर्मेनियम एटम है, ये सेकंड जर्मेनियम एटम है, ये थर्ड जर्मेनियम एटम है। इस तरीके से हमने जर्मेनियम का क्रिस्टल फॉर्म कर लिया, बहुत सारे एटम्स को मर्ज करके, कंबाइन करके, अब ये जर्मेनियम का एक क्रिस्टल बन गया है, एक लैटिस क्रिस्टल, लैटिस सरफेस बन गई है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिकॉम्बिनेशन और वी कैन से वैलेंसी फुलफिलमेंट। ये देखिए, समझ गए, इस तरीके से। ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम। अब आप देखें इस जर्मेनियम को, देखें आप, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ। ये वाला जो जर्मेनियम है, ये इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की हम सिर्फ बात करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अब आप देखिए, ये जो जर्मेनियम है, इसके आउटमोस्ट में भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से। तो ये जर्मेनियम क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा नेबरिंग एटम के साथ, है ना, ये वाला। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपने से क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो जर्मेनियम है, ये इसके इस इलेक्ट्रॉन को के साथ पेयरिंग कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये बोलें कि एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है 2 जर्मेनियम एटम्स के साथ। इसी तरीके से इस जर्मेनियम के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला जो एटम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इसके साथ कर लेगा, समझ रहे हो। इसके साथ भी ऐसे ही, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या हुआ कि ये जो जर्मेनियम एटम था, अब इसने कोवलेंट बॉन्ड्स बना के, आप देख रहे हो एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ये तो ये जर्मेनियम इसका ये इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, और ये वाला जर्मेनियम इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है। तो सारे एटम्स इस तरीके से, अगर हम देखें जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर, सारे के सारे जो जर्मेनियम एटम्स हैं, उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फिल्ड है, कंप्लीट है, स्टेबल है। तो इसका मतलब कोई भी जर्मेनियम एटम ऐसा नहीं है जो आपको कैसा मिलेगा, अनस्टेबल मिलेगा। ये चीज समझ आई। आपस में सारे ही क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स बना के अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है जर्मेनियम एटम नेक्स्ट वाले के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई भी ईच जर्मेनियम एटम कैसे होगा, बिहेव एज इफ इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीट। हर एटम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या है, कंप्लीट है, विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और क्या यहाँ पे जर्मेनियम स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं। 0 केल्विन के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो, कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, इस कंडीशन में एनर्जी डायग्राम बनेगा हमारा, ये हो गया वैलेंस बैंड, जो कि कैसा है, कंप्लीटली फील्ड है ना, सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस इज फील्ड। और कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी है। समझ गए, ये इस कंडीशन की बात कर रही हूँ जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हर एटम, जर्मेनियम का हर एटम क्या है, स्टेबल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड नॉट इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। सो कंप्लीट अगर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में हमारा जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा, उसमें हमारा कंडक्शन बैंड कैसा होगा, कंप्लीटली एम्प्टी, और वैलेंस बैंड कैसा होगा, कंप्लीटली फिल्ड। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, वो हम जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, और जर्मेनियम में मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी गैप कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। तो ये कंडीशन होगी, और ये कंडीशन मेनली किसके ऊपर होगी, 0 केल्विन के ऊपर। फॉर द एट 0 केल्विन की अगर हम बात करें, एट टेम्परेचर 0 केल्विन, तो ये 0 केल्विन की ही कंडीशन है। वैलेंस बैंड कैसा है, फील्ड है। कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी है। तो एनर्जी गैप कितना है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे
कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो इसका मतलब क्रिस्टल जो जर्मेनियम क्रिस्टल है, अब ये क्रिस्टल की बात करेंगे क्योंकि हम सिंगल एटम के साथ नहीं क्रिस्टल के साथ डील कर रहे हैं। तो एट 0 केल्विन जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव या एक्ट्स एज एन कैसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कंडक्शन कैसे पॉसिबल है। कंडक्शन तभी पॉसिबल होगा जब एक आधा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए। सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फ्री हो जाए, और क्या बन जाए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो कंडक्शन के लिए पॉसिबल ये है कि सम इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 2। ठीक है, तो अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, सपोज ये वाला एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो भी कैसा बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो इसके पास इतनी एनर्जी होगी, या फिर इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड by this free electron to move from valence band to the conduction band। अब ये तो थी किसकी बात, 0 केल्विन की बात। अगर 0 केल्विन की बात ना करके अगर हम किसकी बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करें। अगर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को या इस क्रिस्टल को हम कहाँ पे ले जाएं, रूम टेम्परेचर के ऊपर ले जाएं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स देख रहे हो, ये कितने एटम्स ले रखे हमने यहाँ पे, 3 6 12 एटम्स ले रखे हैं। तो 12 एटम्स के बीच में जब हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आपस में क्या होगा, इनके अंदर थर्मल वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। और थर्मल वाइब्रेशंस जो इन एटम्स, जर्मेनियम एटम्स के अंदर थर्मल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे क्या होगा कि ये जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स, इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए। और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए, दैट मींस सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रूम टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होके एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है वो इतनी एनर्जी हो जाती है कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कि वो कंडक्शन बैंड से किस में जा सके, वैलेंस बैंड के अंदर जा सके, एंड दे विल अकाउंट फॉर सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसीलिए जितना ज्यादा हायर टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो एक चीज हमें समझ आती है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है ना, कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये चीज समझ आई। तो ये आगे चल के सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक ड्रॉबैक भी बनने वाली है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये चीज क्लियर है बेटा। अब अगर हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। ये तो हमने देख लिया कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, थर्मल वाइब्रेशंस। ये एटम्स क्या करते हैं, हो सकता है इनके बीच में कोलिजन हो रहा हो, और कोलिजन होके इनको इतना एनर्जी मिल जाए कि एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया। अब ये चीज देखो बेटा कि जहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ना, वहां पे क्या होगा, सपोज इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जर्मेनियम एटम था। अब ये जर्मेनियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैं सिर्फ इनको अलग अलग बना रही हूँ। सपोज ये एटम जो है जर्मेनियम का, ये वाला एटम, इसके पास इतनी एनर्जी है कि इसकी मतलब इन्फ्लुएंस से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये फ्री होके क्या करेगा, जस्ट इसको फ्री होके मूव करना है इस क्रिस्टल की सरफेस के अंदर। ठीक है, लेकिन जहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है या जहां से इसने अपनी स्पेस को खाली किया है, वहां पे इसकी स्पेस में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक सीट क्रिएट हो जाएगी, है ना। जैसे
सपोज रूम में से एक पर्सन बाहर चला गया तो उसकी सीट क्या होगी, वैकेट होगी। तो कैन बी से कि जहां से भी इसने एटम की सरफेस को लीव किया होगा, एटम की उस सरफेस में क्या क्रिएट हो गई है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, एक सीट क्रिएट हो गई है, और फिजिक्स की टर्म्स में आई मस्ट से एक होल क्रिएट हो गया है। तो होल क्या है, होल इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, कि जहां से भी क्रिस्टल की सरफेस में, या जर्मेनियम की बात करें हम पहले, जर्मेनियम के एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को तो हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन जहां से भी वो जो स्पेस इसने वेकेट की है उसको हम क्या कहेंगे, होल। अब अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो होल पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी चीज समझ आई कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बन गया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल की सरफेस के अंदर मूव करता रहेगा, है ना। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, यही होती है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और होल कहाँ जाएंगे, होल जाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस क्रिस्टल के लिए, तो वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। और सिंपली आप बोल सकते हो कि व्हेन वी विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू द क्रिस्टल सरफेस, देन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सिंपल आप बोल सकते हो। नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो कैन आई से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप लिख सकते हो। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 2 4 5 ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री हो जाएंगे, ठीक है, एट न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ आएंगे और होल्स जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ ये बोल सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मोशन की वजह से। ये चीज समझ आई, थ्योरी है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बात ये है कि when an electrons break away from the covalent bond, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक हो रहा है, तो एक एम्प्टी स्पेस और वैकेंसी बॉन्ड के अंदर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। और इसको हम एक सपोज एक सर्कल से शो करें, एक होल से शो करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस वैकेंसी को एक होल बोलेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं आगे होल क्या होता है। तो व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होगा, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। ठीक है, एंड ए करंट विल फ्लो थ्रू द जर्मेनियम क्रिस्टल, क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा किसके अंदर से, जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर से। अब हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कितने होंगे। मुझे ये बताइए कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बन गया है क्रिस्टल की सरफेस के अंदर, तो एक होल भी जनरेट हो गया है। सपोज यहाँ से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो अगेन एक होल क्रिएट होगा। तो इन नेट शेल कैन आई से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, क्या मैं बोल सकती हूँ ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही होल्स भी क्रिएट होंगे। तो अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ होल्स हैं, तो आई मस्ट से कि ये जो आपके पास कंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। बिकॉज इफ वन इलेक्ट्रॉन will become free or known as free electron, so it will create one vacancy in the bond, again एक
फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो वो बॉन्ड में अगेन एक वैकेंसी क्रिएट करेगा, मतलब एक होल क्रिएट करेगा। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स भी होंगे। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni। Ni क्या है? Ni is the number density of intrinsic semiconductor, जो कि नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, सॉरी नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स। आई मतलब इंट्रिंसिक कैरियर्स जो कि हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एक चीज समझने वाली जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपने स्टडी किया होगा कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि अगर हम देखा जाए कि सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कौन कौन मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं और होल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स Ni। ठीक है, और ये Ni कौन है? नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैरियर्स जो कि है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इतनी चीज समझ आई? तो अगर हमें ये बताना हो कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज मोशन ऑफ होल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज मोशन ऑफ होल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? IE से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब होल्स मूव करेंगे क्रिस्टल लैटिस के थ्रू इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से करंट फॉर्म होगा जिसको हम कहेंगे होल करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? IH से। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव करंट होगा सेमीकंडक्टर के अंदर उसको हम क्या लिखेंगे? IE प्लस IH। आई होप इसमें कुछ समझने के लिए ज्यादा नहीं था, क्लियर है? तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हमने देख ली है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की किसकी वजह से है? दैट इज कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट। होल्स से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे? होल करंट। ये था। तो यहाँ से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर दोनों की ही सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों का नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन बेटा ऐसा सेमीकंडक्टर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक प्योर सेमीकंडक्टर बनाना जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है किसके? होल्स के, ये क्या है? डिफिकल्ट है। तो यहाँ से अगर हम कुछ लिमिटेशंस की बात कर लें किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होगी कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम, ये एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो कैसे होंगे? बहुत स्मॉल होंगे। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट रूम टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। क्योंकि आप देख रहे हो कुछ ही बॉन्ड्स ब्रेक होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, नहीं तो हमें अदरवाइज एनर्जी देनी पड़ेगी एक्सटर्नली। तो अगर हम एनर्जी ना दे, रूम टेम्परेचर की सिर्फ बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ ही कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? चार्ज कैरियर्स बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोल रहे हैं, वो बहुत स्मॉल होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की होगी वो भी क्या होगी? लो होगी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी बात, सबसे मेन ड्रॉबैक तो ये। सेकंड क्या है कि यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, यही कंडीशन हमेशा रहेगी. इट इज नेवर पॉसिबल इन ए प्योर सेमीकंडक्टर टू आइदर हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर और वी कैन हैव नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर. मतलब क्या हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा दोनों का जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा. हमारे पास वो कंडीशन कभी नहीं आएगी कि या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादा हो जाए होल्स से, या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाए किससे, इलेक्ट्रॉन से. तो उस केस में क्या होगा कि ये कंडीशन हो नहीं सकती. तो इसके लिए प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर एक की डेंसिटी ज्यादा नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर इज नॉट ऑफ मच यूज. तो इसीलिए हमें इंट्रिंसिक से किस पे जाना पड़ा, एक्सट्रिंसिक पे जाना पड़ा. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या स्टडी की हैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप के करंट कैरियर्स होते हैं. कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. और दोनों का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके इक्वल होता है, होल्स के इक्वल. किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. और अभी ये भी याद रखें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ होल्स. लेकिन हम ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, कंडक्टर्स में, जिसमें मेन करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. क्लियर है बेटा. अब यहाँ पे इसी के अंदर आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ होल्स. अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे होल्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना. अगर मैं इस होल्स को अगर आपको समझाऊं बैंड डायग्राम की हेल्प से, तो आप ये समझें कि ये है हमारे पास वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड. इसको बैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं और एनर्जी लेवल्स के कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, बैंड बोल रहे हैं, इस तरीके से. तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो वैलेंस बैंड कैसा है, फील्ड है. देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे. अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये हो गए 6, 8. और सपोज हम नॉर्मली बात कर लेते हैं तो ये वैलेंस बैंड क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है. और कंडक्शन बैंड कैसा है, कंप्लीटली एम्प्टी है. दिस इज 0 केल्विन सिनेरियो. लेकिन 0 केल्विन की बात अगर ना करके रूम टेम्परेचर पे लेके जाए तो क्या होगा, यहाँ से सपोज ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में, तो ये यहाँ पहुंच गया. ओके तो इसकी जगह क्या क्रिएट होगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. तो कहना इसे, इसकी जगह यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो गया, मतलब वैकेंसी क्रिएट होगी. जब ये भी यहाँ चला गया, सपोज यहाँ चला गया, तो यहाँ पे भी क्या बन जानी है, एक वैकेंसी. ये भी यहाँ चला गया तो इसकी जगह भी क्या बन गई, एक वैकेंसी. सर्कल से डिनोट कर रहे हैं इसको. ये भी यहाँ मूव कर गया कंडक्शन बैंड में, तो इसकी जगह भी क्या क्रिएट हो जानी है, वैकेंसी. ये यहाँ मूव कर जाएगा तो इसकी जगह भी क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी. तो कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो तो कंडक्शन बैंड में जाके अब क्या बन गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं. लेकिन वैलेंस बैंड में जहां से उन्होंने अपनी स्पेस को खाली किया था, लीव किया था, वहीं पे क्या क्रिएट हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए हैं, होल्स क्रिएट हो गए हैं. तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल्स. कि जैसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर कोवलेंट जो एटम है उसको एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होके बाहर आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे. और जहां से वो मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ से वैलेंस बैंड से मूव करने का कंडक्शन बैंड में मतलब वैलेंस, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इनको ब्रेक करके फ्री हो जाना, मतलब कहाँ पहुंच जाना, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाना. ये चीज समझ आ गई. तो इस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं. क्लियर है. दूसरा आप ऐसे भी समझा सकते हो होल फॉर्मेशन को, या तो इस डायग्राम से समझा दो या फिर इस डायग्राम से समझा दो कि यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और जहां से भी इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पेस, सॉरी, जिस सरफेस को वेकेट किया वहां पे क्या क्रिएट हो जाना, होल का क्रिएट हो जाना. तो रूम टेम्परेचर के ऊपर तो आप शो करोगे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर पूरा जो कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. फिर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ एटम्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां पे क्या होता है,
कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो एक होल क्रिएट हो जाता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो सेकंड होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से ब्रेकेज ऑफ ईच कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूसेस वन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री और वन होल इज क्रिएटेड। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर या क्रिस्टल की सरफेस के अंदर एक होल भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर मैं आपको नेट शेल में बताना चाहूँ तो थिंग इज कि कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, उसको हम एक इक्वेशन से शो करते हैं, और वो इक्वेशन क्या है, दैट इक्वेशन इज, if I want to show you the conductivity of an semiconductor, then I want to say कि number of electrons is equal to number of holes, क्योंकि मैंने आपको बताया था the semiconductor we are studying is intrinsic semiconductor, so number of electrons is equal to number of holes, and these numbers are given as n naught e की power minus eg divided by 2 KT. I'm telling you the what are all these things. N naught क्या है? N naught is a constant. ये एक constant है. Eg you all know this is energy gap. K क्या है यहाँ से? T टेम्परेचर है. ठीक है, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे. देन ये क्या है? K आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये यहाँ पे आपके पास बाकी क्या रह गया? सारी चीजें हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज करेगी, किससे? जब आप एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली, कोई भी चीज जब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है तो वो उसके अंदर जो इंक्रीज होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो मेनली नेट शेल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि हम सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, by increasing the temperature we can increase the conductivity of semiconductor। clear है? कोई डाउट इसके अंदर? यस बेटा, चले ओके। अब यहाँ पे तक अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट हम एक स्मॉल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, दैट इज डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? अब देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर तो हमने टोटल ही बात की कि हमारे पास वो सेमीकंडक्टर कैसा था, प्योर सेमीकंडक्टर था, एंड देयर वाज नो इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी वहां पे नहीं थी। अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोपिंग की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटीज को ऐड करने की हम बात करेंगे। इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे तो मतलब जो आपके पास सरफेस बनेगी, जो क्रिस्टल बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे आपको मिल रहा था ना यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लिमिटेशन थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोड्यूस हो रहे थे वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते। वी वांट आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ग्रेटर और वी वांट्स आइदर नंबर ऑफ होल्स टू बी ग्रेटर। सो इसको क्रिएट करने के लिए हमें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे क्रिस्टल के अंदर, और इम्प्योरिटीज को ऐड करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डोपिंग। सो डोपिंग, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, डोपिंग इट्स अ प्रोसेस, is a process of deliberate, अब यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। डेलिब्रेट एडिशन ऑफ ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम, मतलब जितना हमें चाहिए और जो हमें चाहिए वो इम्प्योरिटी एटम हम क्या कर सकते हैं? इम्प्योरिटी एटम्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों करेंगे ऐसा? मैंने अभी आपको बताया था कि इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। सो टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज,
to modify its properties. लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज हम चेंज कर दे उसके बाद ये हमारे कंट्रोल में ना रहे। ये सारा जो प्रोसेस है वो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। हम कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, हम डेलिबरेट एडिशन कर रहे हैं, मतलब कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, किस लेवल तक इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, मतलब कितनी इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इन ए कंट्रोल्ड मैनर। एंड दिस इम्प्योरिटी एटम, जो हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ना, जो भी आप इम्प्योरिटी एटम क्रिस्टल की सरफेस के अंदर ऐड करोगे, दैट इम्प्योरिटी एटम इज नोन एज डोपेंट, ठीक है, डोपेंट्स। सो मेनली डोपिंग क्या है? डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर मतलब यहाँ पे वही रहेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो रहेगा ही। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, डेलिबरेट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, टू ए डिजायरेबल लेवल ऐड करेंगे। तो वो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको फिर हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? डोपेंट। ये चीज क्लियर है? अब दूसरी बात, जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे वो क्या होगा? वो मेनली आपके पास सेमीकंडक्टर एटम, किसी भी सेमीकंडक्टर एटम, अगर जर्मेनियम लैटिस हम ले रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक जर्मेनियम, यहाँ पे अनदर जर्मेनियम, दिस इज फोर्थ जर्मेनियम, तो किसी भी एक जर्मेनियम एटम की प्लेस ले लेगा ये इम्प्योरिटी एटम। सपोज यहाँ पे हमने जर्मेनियम को रिप्लेस कर दिया किससे? इंडियम से, तो यहाँ पे किसका एटम आ गया? इम्प्योरिटी एटम आ गया। अब ये इंडियम एटम, इसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मतलब क्या करेगा? इसके पास भी हो सकता है 5 या 6 हो आउटर मोस्ट में, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, जो बाकी बचेंगे वो क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि द डोपेंट एटम शुड टेक द पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम, कि सेमीकंडक्टर एटम की पोजीशन लेगा ये डोपेंट। दूसरा, ये जो हम डोपेंट डालेंगे या इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, इट शुड नॉट डिस्टोर्ट द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल की सरफेस को इसको डिस्टोर्ट नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करते जाए, हमने बताया था ना डिजायरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो है, कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम शुड नॉट बी लार्ज देन या मोर देन 1% ऑफ द क्रिस्टल एटम, कि क्रिस्टल एटम्स जितने हैं उनसे मोर देन 1% नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि हम कैसे डोपिंग करेंगे, क्या डिजायरेबल हमारे पास लेवल होना चाहिए कि हम डेलिबरेट एडिशन इम्प्योरिटीज का उसमें कर सके। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज समझ लीजिए, पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो कल ये जो चैप्टर है वो खत्म